बल्कि बाज़ औक़ात मुझे तो ऐसे लगता है कि ये इमरान खान का ज़ाती लिहाज से आखिरी इलेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हम मौजूद हैं कुछ शख्सियात पर, कुछ सियासत पर बात करने के लिए। हमारे साथ हस्बे मामूल डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु साहब, जो कि अपने एक मुनफरिद नज़रियात की वजह से जाने जाते हैं। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और ज़्यादा देर नहीं करेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो डॉक्टर साहब से आजकल का हॉट टॉपिक जो सबसे ट्रेंडिंग में भी है, वो आसिम सलीम बाजवा साहब की तैनाती है। इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि फिरदौस आशिक अवान को उतार कर आसिम सलीम बाजवा मामले खसूसी और जो उनके साथ शिबली फराज हैं वो वज़ीर इत्तलात उनको अपॉइंट किया गया है। तो ये जो मूव है हुकूमत की, ये किस किस्म की मूव है और क्या ये मूव ठीक है या इसमें कुछ कबाहतें मौजूद हैं? तो डॉक्टर साहब, सवाल तो आपने मेरा इंट्रोडक्शन में सुन ही लिया, सवाल भी यही है जो मैंने आप बोला है, तो इस पर हमें कुछ बताएँ कि ये इस वक्त हो क्या रहा है? रऊफ़ साहब, ये जो बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट है या उसको डिप्लॉय किया गया है ख़ास डोमेन में, उसके लिहाज से जो तबसरे आ रहे हैं, जो तज़किरे हो रहे हैं, उसमें मेरा थोड़ा सा देखने का अंदाज़ एक पाकिस्तानी की हैसियत से होता है कि क्या एक जो ब्यूरोक्रेट होता है या एक जो फ़ौज में शख्स होता है, क्या वो पाकिस्तानी नहीं रहता कि वो ना सियासत में आ सकता है। यहाँ पे जर्नैल, ब्रिगेडियर्स, कर्नल, ये सारे जो हैं वो इस वक्त भी असेंबली में मौजूद हैं। और अगर कोई जर्नल किसी ख़ास ओहदे के ऊपर आता है, हुकूमत लेती है, तो इसमें कौन सी ऐसी परेशानी की बात होगी है? भाई वो पाकिस्तानी है, ही इज़ एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बिकॉज ही इज़ नो मोर पार्ट ऑफ द आर्मी। तो हमारे जो फ़ौज के लोग हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, ये ज़्यादा डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं। और अगर मैं तो ये कहता हूँ इनको ज़्यादा पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ये जो इन्होंने रखा हुआ है कि इतने साल तक वो स्टे करें, ये जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं इनके लिए ओपन कर देना चाहिए। ये अंग्रेज़ों ने रखा हुआ था कि ये इतने साल जो है वो कोई पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। किसी जगह पर डिस्कस अंग्रेज़ की नहीं रखा था और फिर ये कहा था कि कोई डिस्कस नहीं कर सकते। आज भी वही कानून चल रहा है कि आप पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं कर। भाई एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, हिस्ट्री का बंदा है, उसने सारी हिस्ट्री पढ़ानी है, वो पॉलिटिक्स को कैसे डिस्कस नहीं करेगा? तो इस लिहाज से ये इन चीज़ों को सारी को ये लॉ मेकिंग होनी चाहिए, इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए कि एक बंदा वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं वो पार्टिसिपेट कर सकता, उसको करनी चाहिए। लेकिन जो इलेक्शन लड़ना है दैट इज़ अनदर स्टोरी। तो इस लिहाज से जो आसिम सलीम बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट है, हमें उनको खुशामदीद कहना चाहिए। यस, अगला क्वेश्चन है कि वो मीडिया को या मीडिया पर्सनस को कैसे टैकल करते हैं, कैसे डील करते हैं। अगर उनके ऊपर वो बेजा पाबंदियाँ लगाते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, एम्बेरस करते हैं, ये एक फ़ौजी जो हाँ वो एक अलग फैक्टर है। वो खा सिविल बंदा करे, हाँ वो रिटायर्ड फौजी करे, दिस इज़ बैड। अच्छा सर, सवाल ये पैदा होता है कि मेरा मानना, बल्कि कुछ आप जैसे स्कॉलर से ही मैंने सुना है कि ड्यूरिंग क्राइसिस घोड़े नहीं बदले जाते, जंग के दौरान घोड़े तब्दील नहीं किए जाते। नहीं, ये ऐसा कौन कहता है कि नहीं बदले जाते? आप ये देखें कि हर जगह के ऊपर ये तो होता है, एक जो वहाँ पे लीडर होता है, जो जंग के ऊपर डिप्लॉय की जाती फ़ौज फ्रंट के ऊपर, अब उसको कहते हैं कि अब आपने फायर को कम करना है, अब आपने फायरिंग करनी है, अब आपने मूव करना है, अब आपने यूं कर। बस ये तो आप देखें कि ये कौन कहता है कि घोड़े नहीं बदले जाते? ये हर जगह के ऊपर आपने क्रिएटिविटी नहीं है। अगर ये आप देखें कि चंद 100 लोगों को हज़ारों लाखों के साथ कैसे लड़ाया जाता है, उसकी सिचुएशन को देखा जाता है कि उसकी सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक घोड़े बदले जाते हैं। क्यों नहीं? ये ऐसे सारी बातें वो कहते हैं ना जी कि बड़े दरख्त के नीचे छोटा दरख्त जो है वो पैदा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि अगर बड़े दरख्त के नीचे छोटा नहीं होता तो छोटे दरख्त के नीचे भी बड़ा दरख्त नहीं होता। तो बस दुनिया आगे निकल गई है। इसी से मतलब का आखिरी सवाल है कि ठीक है आपकी बात के आसिम सलीम बाजवा साहब की तैनाती को इतना बड़ा अमल नहीं है, लेकिन हमारी जो अवाम है, हम अवामुन नास के लिए बातचीत करते हैं, अवाम ये समझती है कि ये फ़ौज की इंटरफेरेंस है हुकूमत सिविल गवर्नमेंट के अंदर। तो एक डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, जब वो बंदे मौजूद हैं तो आप अलहदा से उठा के लोगों को क्यों ला रहे हैं? सीधी सी बात है कि जब आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप वीक होगी तो दूसरे इदारे ताकतवर होंगे। आपकी पार्लियामेंट जो है वो वीक है तो दूसरे इदारे इंटरफेयर ज़्यादा करेंगे।
ये फ़ौज, ये जुडिशरी, ये ब्यूरोक्रेसी, ये भी पाकिस्तान के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। ये अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, ये मुल्क की खुशहाली देखना चाहते हैं, मुल्क का इस्तेहकाम चाहते हैं। वो मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते। जब वो देखते हैं कि ये जो सियासतदान हैं ये जेबें भर रहे हैं, यहाँ पे टीटीज़ लग रही हैं, जहाँ पे जितने भी जो अरबों रुपए हैं वो बाहर जा रहे हैं, उनको नज़र आता है कि आने वाले वक्त में डेकेड्स में मुल्क तो कोलैप्स हो जाएगा। तो देन इंटरफेरेंस होती है। अगर पाकिस्तान में आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो सिंपल ये बात है कि आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ऑनेस्ट हों, मेहनती हों और आवाम से मोहब्बत करते हों। ठीक, यानी अब अभी आप बात उस दिन भी आप कर रहे थे ना कि भी इस वक्त आप देखें कि वो MPA MNA जो हर गांव में हर घर जाता था वोट लेने के लिए, आज क्यों नहीं जा रहा? कि आपको रोटी मिली है कि नहीं? ये कोरोना का दौर है, सख्त दौर है, वो क्यों नहीं जा रहा? इसका मतलब है कि उसमें वो दर्द दिल वो नहीं है जो एक होना चाहिए। आप देखें ना कि जो नेपोलियन के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ रहे थे उसमें उनका एक मिनिस्टर था, उसने देखा कि हैं जो वो फतह हो गई, उसको जंग जीत गया, तो उसको ब्रेन हैमरेज हो गया इसी बात को सुन वो मसलन अपने इतनी एक जस्टिस जो है, कहा जाता है कि जस्टिस जो उनके यहाँ जो हमारे निसाब में भी पढ़ाया जाता है था, पता नहीं आजकल पढ़ाया जाता है कि नहीं, एक नावल है कि उसमें जो कैद तन्हाई है उससे वो बंदा बाहर आता है तो वो अजीब हरकतें करता है कि वो तनहा रह के वो एबनॉर्मल हो चुका था। उस नावल लिखने के बाद उस सोसाइटी में कैद तन्हाई को ख़त्म कर दिया गया। वाह, क्या बात। आप एक शहरी के जो हुकूक हैं, उसकी आज़ादी है, उसकी नॉर्मेलिटी है, उसको इतना एहतराम किया जाता है। यहाँ पे हमारे जब तक पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पाकिस्तान से सारे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अमलन जब गरीब का ख्याल नहीं रखेंगे, पाकिस्तान से मोहब्बत करने का सिर्फ एक मतलब ये है करप्शन ना की जाए और गरीब के मसाइल को हल किया जाए। इसका वाहिद इसके दो मैकेनिज्म है। अच्छा सर, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास टाइम कम है, तो ये इससे जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो फिरदौस आशिक अवान साहबा का, जिनको अमूमन आपा कहा जाता है, तो फिरदौस साहबा को उतार दिया गया। वो मतलब पहले कई जमातों से होती हुई तहरीक इंसाफ तक पहुंची थी। अच्छा, मैं तो इस चीज़ को बुरा नहीं समझता कि एक जमात में दूसरे जमात में चले जाना। तो डेमोक्रेटिक जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो उसको आज़ादी जो आप बेहतर समझते हैं, लेकिन उसका जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए कि इस जमात में जाने से वो आवाम की खिदमत कर सकेंगे कि नहीं। लेकिन अगर वो आवाम की खिदमत नहीं करते, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए करते हैं, तो दिस इज़ बैड। ठीक, जो पहली बात से रेलेवेंट। अब ये है कि आई डू बिलीव कि जितने भी ये लोग होते हैं ना जो हार जाते हैं पार्टी के, उनको उनकी आने वाली जो इलेक्शन होती है वो स्टेक के ऊपर होती है। बस फिरदौस आशिक अवान एक बहुत अहम सीट के ऊपर कॉन्टेस्टेंट है, ठीक, नून लीग के ख़िलाफ़। अब अगर वो 5 साल के लिए बिल्कुल पैरालाइज हो जाए, पैसिव हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, तो अगला इलेक्शन वो नहीं जीत सकते। लिहाजा ये पार्टी की स्ट्रेटजी होती है कि वो अपने वो लोग जो हारे हुए हैं, जैसे नदीम अफजल चंद हैं या जिस तरह ये हैं, और ये अहम लीडर हैं, और ये इनको अगले इलेक्शन में हमने उतारना है दोबारा, तो उस लिहाज से फिर इनको वो मामले खसूसी रखने के लिए, ताकि आवाम के साथ वो इन टच रहें, आवाम को इनके ऊपर काम हो, ये लोगों के काम करते रहें, ये एक्टिव रहें, और 5 साल के बाद ये लोग रेलेवेंट रहें, वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इरेलेवेंट ना हो। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आपके जो इलेक्टेड लोग हैं वो डिप्राइव्ड फील करें, वो पीछे चले जाएं और दूसरे लोग जो हैं वो आगे आ जाएं। और दूसरा ये है कि फिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बारे में कुछ पता चल रहा है कि कोई रिक्रूटमेंट्स में या कुछ जो है वो वहाँ पे कोई इस तरह की इल्ज़ामात मौजूद हैं। अगर वो इल्ज़ामात प्रूव हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये वज़ीर आज़म की स्ट्रेटजी अच्छी है कि बजाय इसके कि वो इन चीज़ों को करें। ऑल दो आई डू बिलीव कि इमरान खान को लोगों को तोड़ के अपने जो है ना वो किक आउट नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाना चाहिए। ये वो वक्त है कि उनको लोगों को अपने साथ मिलाना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जिसमें लालच की तरफ या वैसे जो है चढ़ दे सूरज नू सलाम होता है, तो वो सलाम करने वाले ज़्यादा हैं, तो उनको अपनी पार्टी में वो ज़्यादा से ज़्यादा आप ले लें आप। जी सर, ठीक है। एक और बड़ी ख़ास खबर की बात करते हैं सर। 25 अप्रैल को रिपोर्ट आनी थी जहांगीर तरीन के खिलाफ, शुगर माफिया, शुगर इंडस्ट्री, और ये बड़ा वो एक स्कैंडल शुगर इंडस्ट्री का उठा, बरामदात। अब हम खबर देख रहे हैं कि
आलू की जो है जी वो शॉर्टेज होगी, रेट बढ़ गया जी, बरामद हो गया। मुझसे समझ नहीं आता कि जब आलू जा रहा होता है उस वक्त आपको पता नहीं होता, जब रेट बढ़ते हैं तो आप खबरें दे रहे होते हैं कि रेट बढ़ गया। लेकिन हम आते हैं जहांगीर तरीन की तरफ। जहांगीर तरीन का जो है जो मैं रिपोर्ट जो 25 अप्रैल को आनी थी सर वो नहीं आई। ये देखिए वो कुछ टेक्निकलिटीज़ की वजह से, आपको पता है कि मीडिया इतना इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पे जब वो रिपोर्ट के ऊपर बात, एक दफ़ा रिपोर्ट की तो धज्जियाँ बिखेर दी गई है ना, असद उमर ने भी उसके ऊपर। माफ कहने की हद तक स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। मैं खुद मीडिया में हूँ और मुझे अंदाज़ा हो रहा है। नहीं, आप देखें कि जो रिपोर्ट है, आप देखें कि रिपोर्ट को आप उसके ऊपर कमेंट्स देने में या उसका ऑपरेशन करने में जितने भी मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया है उसको आप रोक नहीं सकते, ना कोई लाइन आप निकाल सकते हैं। उसके ऊपर तबसरा पूरा जो है वो असद उमर ने भी उसने कहा कि भाई ये चीज़ें जो इस रिपोर्ट में गलत लिखी गई हुई हैं। तो आप ये देखें कि उस रिपोर्ट का जितना उधेड़ा ऑपरेशन किया गया है, इस लिहाज से हुकूमत केयरफुल हो गई है, केयरफुल हो गई है कि अगर यही गलतियाँ फाइनल रिपोर्ट में हुई तो फिर जो है वो अदालत में जाएगा। 3 हफ्ते का टाइम दिया, 3 हफ्ते में जितना भी है। अच्छा, आपको लगता है रिपोर्ट पब्लिश होगी? मेरे ख्याल बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, हाँ, क्योंकि इमरान खान की जो है कि जहांगीर तरीन का कुछ उसको मतलब, अगर चलें जहांगीर तरीन को छोड़े, हम अगर ये कह लेते हैं कि कोई भी मुल्जिम, शुगर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है हमारे यहाँ, सबसे बड़ी इंडस्ट्री शुमार होती है इस तरह, जो जिसमें बहुत बड़े सियासतदान इन्वॉल्व हैं, अपोजिशन के भी लोग हैं, शहबाज शरीफ लोग भी हैं, नवाज शरीफ लोग भी हैं, और सब तमाम सियासत, शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही, सबकी शुगर मिले हैं। तो फिलहाल जो रिपोर्ट जिसके भी खिलाफ आई, हम ये कहते हैं जिन बंदों को भी इसमें नॉमिनेट किया गया, आपको लगता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? भाई उसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं होगा। होनी चाहिए यानी ये बिल्कुल ये होगा इसके खिलाफ, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। जो है जुडिशरी मौजूद है, मीडिया मौजूद है, ये अपोजिशन जो है वो, हाँ, और इमरान खान की अभी तक जो है वो सिंसेरिटी के ऊपर नोबडी इज़ डाउटफुल अबाउट हिज सिंसेरिटी कि वो काम करना चाहते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये इमरान खान का ज़ाती लिहाज से आखिरी इलेक्शन है। अच्छा जी, भी आप देखिए ना कि वो सारे लोग तोड़ के जा रहे हैं, रिपोर्ट आएगी तो मज़ीद लोग आगे सामने आएंगे, जबकि आने वाला दौर है उसमें चाहिए कि ज़्यादा लोगों को अपने साथ मिलाएं। तो अगर वो हर चीज़ को जो है वो एमिकेबली नहीं ले रहे, चौधरियों के साथ जो है उन्होंने उनके क्या आई डोंट लाइक देम, ठीक है, उसके बाद जो अपने ही मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट आ गई। तो ये आप देखें कि ये जो ट्रेंड है इमरान खान का, वो एक बड़ा ही एग्रेसिव और जारहाना है। ऐसा होना चाहिए तो पाकिस्तानी की पॉलिटिक्स में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उसके लिहाज से ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो सिक्योरिटी है वो उसी लिहाज से है कि अगर ऐसा ऑनेस्ट आदमी आए जो किसी जगह पे कंप्रोमाइज़ ना करे। अगर वो कंप्रोमाइज़ करेगा तो वो फिर मुल्क की सलामती के ऊपर कंप्रोमाइज़ करेगा। तो ये इस लिहाज से ये ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स इज़ अनदर थिंग और जो मुल्क की सलामती है वो एक दूसरी तरफ है। जो जहांगीर तरीन के बारे में एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि बड़ा हम तबसरों में सुनते हैं कि जो उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं आज़म खान जो है, वो कहते हैं जी कि वो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। अच्छा। वो इस वीडियो के ज़रिए मैं ये जितने भी मातहत हैं उनको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि याद रखें कि जब किसी का पर्सनल स्टाफ ऑफिसर या पीएस वो आपके साथ ठीक तरीके से नहीं बात करता, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके खिलाफ है, एक्चुअली आपका बॉस आपके खिलाफ। अच्छा, ये आप क्योंकि तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं? ये मैं बिल्कुल तजर्बे की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ कि वो अपने सेक्रेटरी को उसने हुक्म दिया होता है कि फ़लाँ को आपने अहमियत देनी है, फ़लाँ को नहीं देनी, फ़लाँ को आपने कहना है, फ़लाँ आपको नहीं करना। ये तो आपने एक बड़ा पॉइंट निकाला। ये पॉइंट की बात है कि जो जहांगीर तरीन बड़े समझदार तो इंसान हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो शायद इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि अगर जो है वो उनका सेक्रेटरी उनको लिफ्ट नहीं करवा रहा तो इसका मतलब है कि ये पहले दिन से इमरान खान साहब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि बी केयरफुल ऑफ दिस मैन। ओके ओके। अच्छा सर, आप वो सिंसियरिटी की बात कर रहे थे, तो सिंसियरिटी से मेरा वो ध्यान एकदम मौलाना तारिक जमील की तरफ चला गया। उन्होंने वो पिछले दिनों भी कुछ दिन पहले वो वज़ीर आज़म साहब के साथ टेलीथॉन में एक कॉन्फ्रेंस शिरकत की जिसमें वो चंदा वगैरह इकट्ठा किया जा रहा था, और मुझे उसमें खैर जवेद मियाँदाद पर भी बड़ी हंसी आई, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो मौलाना तारिक जमील साहब हैं इन्होंने इमरान खान साहब को बड़ा दयानतदार कहा और यकीनन होंगे
मौलाना साहब ने कहा है। लेकिन साथ साथ मीडिया पर जो थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन कर दिया, हालांकि मैं नहीं समझता कि वो कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट था, लेकिन वो एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा हो गया और ट्विटर ट्रेंड्स और फेसबुक और जनाब हामिद मीर की माफ़ी और जावेद चौधरी की माफ़ी, आप इसको कैसे देखते हैं कि ये मौलाना तारिक जमील साहब का जो इशू है ये था इशू या बस वैसे ही बना दिया गया? मौलाना तारिक जमील साहब की मैंने वो ट्रांसमिशन देखी थी और उसमें उन्होंने बाद में जो उसकी वजाहत भी की है। अमूमन यही होता है मीडिया के ऊपर कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसकी वजाहत कर दी जाती। तो मौलाना साहब ने बड़े अच्छे तरीके से वजाहत कर दी जाती है, करती थी मालिक के प्रोग्राम में उन्होंने, जी हाँ, उन्होंने कह दिया था कि ये मेजोरिटी के लिहाज से मैंने बात की है। बस जब बंदा कहता है ना कि हम कहते हैं ना कि बस जी हम मजमूई तौर पे जो है ना वो हमारा ज़मीर ख़त्म हो गया, जी 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 जी, बस जी हम तो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते। तो जब हम इसको कहते हैं कुल कहना, कुल कहना और जुज़ मुराद लेना। अच्छा, कुल कहना और जुज़ मुराद लेना। जैसे अदब में ये कहते हैं ना कि जुज़ कहना और कुल मुराद लेना, कि यार तू तो मुँह ही नहीं दिखाया, तू तो कभी चेहरा ही नहीं दिखाया। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ मुंह की बात करे, उसका मतलब है आप मिले नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल सही। तो उसका मतलब है कि कुल कहना और जुज़ मुराद लेना। तो उसका मतलब जब भी कोई ऐसी बात करता है तो हम जब कहते हैं जी मजमूई तौर पे हम बेहिस हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अल्लाह वाले लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं, ऑफिसर हैं, तो मीडिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया ने कुछ जो है चीज़ें उन्होंने मौलाना साहब की तरफ से हुई कि जब आप आलिम दीन की एक बहुत बड़ी हैसियत होती है और वो किससे डरता नहीं है, वो किससे डरता नहीं है। और जब आप ये कहते हैं कि जी आप एक चैनल के मालिक से मेरी बात हुई, फिर आप उसका नाम नहीं लेते, तो इसका मतलब है आप कंप्रोमाइजिंग हो गए हैं यहाँ पे। और एक आलिम दीन से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, या तो आप उसको कोट ही ना करें। ठीक है, तो मौलाना साहब आप कोट ही ना करें ना, आप एक दुआ के लिए हैं, आप दुआ करवाएं। लेकिन अगर उन्होंने ये कह दिया है तो उसका उनकी वजाहत कर दी है कि मेरा मतलब था कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, और उसको फिर बाद में रऊफ़ कुलासरा साहब ने और दूसरे लोगों ने उसको सपोर्ट किया है कि भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग जो हैं जो मालिक कहते हैं कि ये आपने खबर नशर करनी है, आप इसको ऐसे करना है, ये क्वेश्चन करना है, ये नहीं करना, हमें सारा इस चीज़ का मीडिया का हमें पता है। तो इस लिहाज से मौलाना साहब का इतना कसूर नहीं जितना माशाल्लाह समझ रहे हैं इस बात को। तो ये सहाफ़ी, इतने बड़े बड़े सहाफ़ी, ये इस बात को नहीं समझ रहे थे कि ये क्या बात हुई है और उन्होंने इशू बना लिया इतना बड़ा। सहाफ़ी जो हमारे हैं वो बहुत ही काबिल लोग हैं, और आपको पता है कि काबिल लोग जिस बात को जिस तरफ लेके जाना चाहें उनके लिए ये मुश्किल बात नहीं है। तो दोस्तों आज की वो हमने 3-4 टॉपिक्स पे गुफ्तगू की है और आप लोगों को बताने की कोशिश की है मामला क्या चल रहे थे। तो आइंदा किसी दिन भी हम कोई हॉट टॉपिक के साथ फिर सबको दावत देंगे और इस गुफ्तगू में आपको शरीक करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको मज़ीद बरवक़्त वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।